एडिशनल प्रोविजंस होते हैं वाइंडिंग अप के जो इम्पोर्टेंट होते हैं और वाइंडिंग अप से कनेक्टेड होते हैं, वो हमें पढ़ना होता है। कल हमने वाइंडिंग अप में लगभग सारी चीजें पढ़ ली है। आपको मैंने जो पढ़ाया है मुझे लगता है समझ आया है और दिक्कत नहीं गई होगी। आपको क्लियर था कल जो पढ़े थे हम लोग? हाँ या ना? यस सर। चलो, मैं जितना अंडरलाइन किया ना बेटा वो बस पढ़ना, ठीक है। आज हम लोग आते हैं वाइंडिंग अप के जनरल प्रोविजंस पे। ध्यान से सुनना, प्रोविजन एक एक करके मैं सिखा रहा हूँ और जो बताऊंगा वही वाले अच्छे से कर दो। सबसे पहले तो तुमको जो प्रोविजन पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट? ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट। जब आप ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट बोलते हैं तो इसका मतलब आपको मैं सिखा दे रहा हूँ। नॉर्मली सपोज करो जैसे आपकी कंपनी का वाइंड अप हो रहा है, तो मेन इसमें होता है कि आपकी सारी एसेट्स रियलाइज होती है कि नहीं होती, सेल होती है कि नहीं, हाँ या ना ये बोलो। यस सर। होती है। और इससे क्या पे होता है? लाइबिलिटीज की पेमेंट होती है, सही बात है। यस सर। तो लाइबिलिटीज की जब पेमेंट होती है तो इसमें सीक्वेंस डिसाइड होता है कौन कौन सी लाइबिलिटी सीक्वेंस वाइज पे करनी है। तो इसमें ना सारी लाइबिलिटी को अगर हटा दिया जाए तो कुछ लाइबिलिटीज ऐसी होती है जिनका ओवरराइडिंग प्रेफरेंस होता है। क्या होता है? ओवरराइडिंग प्रेफरेंस का मतलब भाई तुम्हारी कितनी भी इंपॉर्टेंट लाइबिलिटी क्यों ना हो, तुम्हें पहले इन लाइबिलिटीज को पे करना होगा जिनको ओवरराइडिंग प्रेफरेंस बोला जाता है, उसके बाद ही आप किसी और प्रकार की लाइबिलिटी को पे करोगे। तो बेसिकली हमारा सेक्शन 326 ये बोलता है कि किसी लॉ में कुछ भी लिखा हो फर्क नहीं पड़ता, कुछ पेमेंट्स ओवरराइडिंग होती है, मतलब किसी को भी पे करने से पहले ये पेमेंट्स हो जानी चाहिए। सबसे पहला वर्कमैन ड्यूज। क्या क्या पे हो जाना चाहिए? प्लस एंड है, ठीक है, बराबरी में इसके वर्कमैन ड्यू और साथ साथ जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की डेप्थ है। किसकी डेप्थ है? किसकी डेप्थ है? सिक्योर्ड क्रेडिटर, जैसे डिवेंचर होल्डर बोल सकते हो। इनको आपको क्या करना होगा? सारी डेप्थ से पहले पे करना होगा। इनकी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी, इसलिए इनको ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट बोला जाता है। क्या आपको मेरी कही गई बात समझ आई? यस सर। ठीक भाई, आप अपनी लाइबिलिटी की लिस्ट बना लो, आप कैसे कैसे पे करोगे, गवर्नमेंट को टैक्स पे करोगे, वर्करों का पैसा पे करोगे, फलाना ढिकाना, आप लाइबिलिटी की अपनी लिस्ट बना लो। चलो आपने तो लिस्ट बना ली पेमेंट की, पर कुछ का इफेक्ट ओवरराइडिंग होगा, मतलब आपकी कितनी भी लाइबिलिटीज हो, पहले इन लाइबिलिटी को आपको खत्म करना है, वर्कमैन ड्यू को और सिक्योर्ड क्रेडिटर की लाइबिलिटी को। गेटिंग माय पॉइंट? कोई तकलीफ तो नहीं है इसमें? हाँ सर। ठीक, अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है कि जैसे वर्कमैन का किस ड्यू को आपको एकदम ओवरराइडिंग वे में पे करना है, तो वो ड्यू जो 2 साल से पेंडिंग है। कितने साल से पेंडिंग है? 2 साल से पेंडिंग। लास्ट 2 ईयर से जो वर्करों को आपने पैसा नहीं दिया है, वो प्रायोरिटी में आपको सबसे पहले क्या करना होगा? पे करना होगा। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई है, इसमें दिक्कत नहीं है। आपको ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट समझ आया कि नहीं आया ये बताओ कंसेप्ट। किसी भी कानून में कुछ क्यों ना लिखा हो, जब वाइंडिंग अप होगा तो 2 पेमेंट तो कंपलसरी सबसे पहले करोगे, वर्कमैन ड्यू और सिक्योर्ड क्रेडिटर की पेमेंट। यहाँ वर्कमैन ड्यू का मतलब वो पेमेंट है जो अभी 2 साल से लटकी हुई है, जो नहीं हुई है। कितना क्लियर है? यस सर। अगर मान लो पेमेंट 2 साल से कम वाली होती तो क्या ओवरराइडिंग में आती? अगर वर्कमैन ड्यू नो 2 साल सर। से कम के होता तो नहीं आता। इसमें पीरियड याद रखना है, 2 साल से ज्यादा का जो पैसा लटका है वर्कर का वो आता है ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट में। मैंने जो लाइन अंडरलाइन करी है उतना पढ़ लो आप। मैंने जो लाइन अंडरलाइन करी है उतना आप पढ़ लो। सर पारी पासु क्या बताया थे, भूल गया। इक्वल होता है, बराबरी में। यस सर। लिख दू क्या? यस सर।
हो गया। ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट समझ आ गया। यस अब नीचे देखो तुम्हारे Yes. प्रेफरेंशियल पेमेंट की लिस्ट क्या होनी चाहिए कि जैसे तुम अपनी एसेट्स बेचोगे तो किस प्रायोरिटी में लायबिलिटीज आपको पे करनी होती है, ठीक है, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट है। और ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट बोलोगे तो इस लिस्ट को ओवरराइड कर दिया जाएगा, ठीक है। ओवरराइड मतलब इस लिस्ट को ना मानकर इन दोनों को पहले पेमेंट करनी होगी, वर्कमैन ड्यू को और सिक्योर्ड क्रेडिटर को। हाउएवर हमारी जो प्रायोरिटी लिस्ट बनती है वो इस प्रकार से बनती है। सबसे पहले आप जब अपनी सारी एसेट वेसेट बेचते हो तो जितना गवर्नमेंट का टैक्स या सेस आपका ड्यू है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के प्रति, वो आपको पहले पे करना होता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्रेफरेंशियल पेमेंट मतलब आपकी प्रायोरिटी लिस्ट है कि कल को जब आप एसेट सेल करोगे तो क्या क्या सेटलमेंट सबसे पहले होगा। नंबर 1, सबसे पहले कभी भी आपको गवर्नमेंट के रेवेन्यू सेस या टैक्स की पेमेंट करनी होगी। आप बताइए, फर्स्ट पॉइंट समझ आया क्या? यस सर, विथिन 12 मंथ्स मतलब सर 12 महीने के अंदर पे करना है। नहीं, जब ड्यू हो गया है ना उसके 12 महीने के अंदर पेमेंट करना है, ठीक है। यस जैसे पेंडिंग चल रहा है उसको 12 महीने के अंदर पेमेंट करना है। मतलब आपका वाइंडिंग अप शुरू हो गया है तो जितना आपका अब इनकम टैक्स लायबिलिटी बची है, जीएसटी लायबिलिटी बची है, उसको सबसे पहले पे करो आप। कोई दिक्कत इसमें? ना कोई सर। दिक्कत? दूसरी बात, वर्कर की वो सैलरी, ठीक है, जो पिछले 4 महीने से ड्यू है। कितने महीने से ड्यू है? 4 महीने से ड्यू है। भाई ऊपर 2 साल से ज्यादा लटक गए तो ओवर राइडिंग पेमेंट हो जाएगी, फिर कोई टैक्स वैक्स नहीं पटाना है, सबसे पहले तो इन्हीं का ड्यू पटाना है। लेकिन अभी अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट है, पहले टैक्स पटाओ, फिर उन वेजेस को आप पे करो जो कितने महीने से पेंडिंग चल रहे हैं, 4 महीने से पेंडिंग चल रहे हैं। बताइए, कोई तकलीफ? नो सर। बात समझ आई? तीसरा, एम्प्लॉइज का अगर कोई हॉलीडे रेनुमरेशन बचा हुआ है, ठीक है, या अगर मान लो एम्प्लॉय की नौकरी छूट रही है, टर्मिनेट हो रहा है, तो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। ये आपको करना है। देखो, सबसे पहले टैक्स पे कर दो, फिर क्या पे कर दो, सैलरी पे कर दो। सैलरी पे हो जाएगा तो मान लो अक्रूड रेनुमरेशन जो है, जो पैसा बचता है, वो पे करो। चल पहले बताओ 3 पॉइंट समझ आए कि नहीं है? ठीक। चौथी बात सुनो, अगर कंपनी का मर्जर या अमालगमेशन हुआ है तो मर्जर अमालगमेशन के तहत कुछ अमाउंट देना या अमाउंट ट्रांसफर करना बचता है, वो आपको देना होगा। अमाउंट ट्रांसफर अपॉन मर्जर एंड अमालगमेशन। बताइए, कोई दिक्कत? ना सर। नहीं। देन वैसे ही अगर किसी कंपनी में किसी एम्प्लॉय का डेथ हुआ या डिसेबलमेंट हुआ है तो उसका कंपनसेशन देना होगा। कंपनसेशन ऑन डेथ एंड डिसेबलमेंट, ठीक है। उसके बाद जितना पैसा पीएफ में या पेंशन में बचा है वो देना होगा आपको। पीएफ, ग्रेचुइटी और पेंशन का पैसा देना होगा। फिर सरकारी इन्वेस्टिगेशन जो हुई थी आपके खिलाफ, उसमें जो खर्चे आए थे उसका पैसा दोगे। गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन एक्सपेंसेस का पैसा दोगे। यार देख लो ये प्रायोरिटी लिस्ट आपकी कैसी है। सबसे पहले जो टैक्स ड्यू है वो, सैलरी ड्यू है वो, जितना अक्रूड रेनुमरेशन मतलब जो रेनुमरेशन देने का बच रहा है वो पे करना है आपको। फिर मर्जर अमालगमेशन के तहत अगर कुछ अमाउंट ट्रांसफर करना था वो पे करना है। अगर कोई एम्प्लॉय की डेथ या डिसेबलमेंट हुई है उसका कुछ कंपनसेशन आउटस्टैंडिंग है वो पे करना है। पीएफ, ग्रेचुइटी, पेंशन का पैसा पे करना है। गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन अगर हुई थी तो वो पे करना है। आप बताओ ये क्लियर है कि नहीं? आपको इतने पॉइंट्स क्लियर है? क्रेडिटर्स को इनके बाद पे करेंगे। क्या ये प्रायोरिटी लिस्ट है? ठीक है। अब ऊपर आपने पढ़ लिया ना ओवरराइडिंग में कि ये लिस्ट को आप इग्नोर कर दोगे अगर इनका पैसा पेंडिंग है तो, वर्कमैन ड्यू 2 साल से ज्यादा या फिर सिक्योर क्रेडिटर। ओवरराइडिंग इसलिए आपने ऊपर पढ़ दिया। और ये दूसरी प्रायोरिटी लिस्ट है। क्लियर है कि नहीं है ये बताओ? यस पंकज, Yes. प्रज्वल, सबको क्लियर है कि नहीं है? हाँ या ना? क्या आपको ये क्लियर है? अब जैसे आपको यही मेन प्रायोरिटी लिस्ट पढ़नी है। प्रायोरिटी लिस्ट के बाद नीचे आप आओगे ना तो आप ये सारे एक्सप्लेनेशन को पढ़ना, ठीक है।
सबसे पहला अक्रूड हॉलीडे रेन्यूमरेशन। बेटा अक्रूड हॉलीडे रेन्यूमरेशन का मतलब होता है कुछ ऐसा पीरियड होता है जिसमें इधर आप छुट्टी दे सकते हैं और छुट्टी देकर हॉलीडे पे जा सकते हैं, कंपनी उसका खर्चा उठाएगी, और यदि उस पीरियड में आप छुट्टी नहीं दे रहे हैं तो उसका आपका रेन्यूमरेशन बनता है। क्या बनता है? जैसे आप कहीं नौकरी करते हो, आपको साल में 20 दिन की हॉलीडे अलाउ है। अब यदि आप उस 20 दिन में भी वर्क पे आ गए तो उस 20 दिन में आने का आपको अलग से क्या मिलेगा? हॉलीडे रेम्यूनरेशन मिलेगा। बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? यस सर। आ गए? यस सर। दूसरा रेलेवेंट डेट का कंसेप्ट आपको पढ़ना है। किसका कंसेप्ट? रेलेवेंट डेट। रेलेवेंट डेट मतलब जिस दिन आपका वाइंडिंग अप ऑर्डर पास होता है ना, उस डेट को रेलेवेंट डेट बोलते हैं। जैसे हमने एनसीईआरटी का सप्लाई किया और वाइंडिंग अप ऑर्डर हमारा 21 जुलाई को आया। कब आया? 21 जुलाई। तो 21 जुलाई को हम लोग बोलेंगे क्या? रेलेवेंट डेट। कौन सी डेट? रेलेवेंट डेट। वैसे ही पहले कई लोग एनसीईआरटी नहीं जाते थे, वॉलंटरी वाइंडिंग अप कर देते थे, तो जब उनकी कंपनी में वाइंडिंग अप का रिजोल्यूशन पास होता था उसी डेट को लोग क्या बोल दिया करते थे? रेलेवेंट डेट। तो ये एग्जाम में पूछेगा तो थोड़ा सा अच्छे से अपने को ध्यान रखना है। कर पाएंगे अपन? पढ़ के देख लो बेटा एक बार दोनों को, अक्रूड को और ये रेलेवेंट डेट को। जब पढ़ लोगे तो यस सर बता देना मेरे को कि हो गया। हो जाए तो बताओ यस सर हो गया। बनेगा? कोई तकलीफ इसमें? नहीं। अब बारी आती है फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस की। किसकी बारी आती है? फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस की। यहाँ पे मैं VIMP लिख दे रहा हूँ ताकि आपको एक चीज ध्यान रहे। सपोज करो मैं यार एक कंपनी चलाता हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारे कर्जे हो गए। मेरी एक लैंड है जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए। कितना रुपए? और मेरी लाइबिलिटी है 1 करोड़ रुपए। तो कायदे से होना क्या चाहिए आपको ये बताओ। लाइबिलिटी सेटल करने के लिए जमीन को बेच देना चाहिए कि नहीं बेच देना चाहिए? है ना? यस सर। तो कंपनी ने 1.5 होशियारी दिखाई, इस जमीन को ना प्रज्वल को बेचा। प्रज्वल कंपनी का कुछ नहीं लगता है, बेचा। अब प्रज्वल को बेचा तो कंपनी को 1 करोड़ रुपए मिलेगा। 1 करोड़ लेकर रफा दफा होना चाह रहे, भागना चाह रहे हैं, तो ये धोखाधड़ी है कि नहीं है ये बताओ। यस सर। तो जब कोई कंपनी अपने कर्जे से या डेब्ट से बचने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की कोशिश करती है तो उसको फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस। कुछ समझ आया फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस क्या होता है? जब आप अपने कर्जों से बचने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को इधर उधर ट्रांसफर करना चालू कर देते हो ताकि आपके क्रेडिटर्स के हाथ में कुछ भी ना आए, तो इसे क्या बोलते हैं? फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस बोलते हैं। पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है ये समझो। ये फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस टर्म का मीनिंग पढ़ोगे आप, ठीक है? और फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस का मीनिंग पढ़ लोगे तो आप ये नीचे सब सेक्शन 2 पढ़ना कि अगर फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस का मैटर ट्रिब्यूनल के सामने गया और एनसीईआरटी को ये लगता है कि आपने फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस किया है, तो फिर बेसिकली एनसीईआरटी को जो इस पे ऑर्डर लगेगा वो दे सकती है, और जिनका नुकसान हुआ है उनकी पोजीशन को रिस्टोर करने कह सकती है। मतलब अगर क्रेडिटर्स का नुकसान हुआ है तो कह सकती है कि कंपनी को उनके नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। चलिए आपकी बात को मैं रिपीट करता हूँ, मैंने जो कहा है। आपकी ज़मीन 1 करोड़ की है, आपकी लाइबिलिटी 1 करोड़ की है। अगर आप ये ज़मीन बेच देते हो तो क्रेडिटर्स का कहीं ना कहीं भारी नुकसान है, 1 करोड़ रुपए का नुकसान है। तो अगर ये बात एनसीईआरटी को पता लगती है तो एनसीईआरटी इसमें ऑर्डर पास कर सकती है कि आपको अपने क्रेडिटर की पोजीशन रीस्टोर करनी होगी और उनका जो 1 करोड़ बकाया है वो चुकाना होगा।
ये कंसेप्ट है फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस का। आपको समझ आया कंसेप्ट, के सिर के ऊपर से गया? यस आपको कंसेप्ट समझ आया? यहाँ प्योरली एज अ कंपनी किसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो? अपने क्रेडिटर्स को। आप क्या चाह रहे हो? उनके हाथ में कुछ भी ना आए, इसलिए प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हो। तो सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो? गलत। गलत कर रहे हो। एक बार पढ़ दो भी है, अब पढ़ के बताओ मेरे को समझ आया कि नहीं आया। बनेगा हाँ या ना? क्या आपको सर, अगर ट्रांसफर कर लिया होता है हाँ, तो उसके बाद भी मतलब जैसे इनवैलिड बोल के उसको रिस्टोर कर लिया जाएगा ऐसा? ट्रांसफर को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा? वॉइड। सामने वाला पर्सन जिसने पैसे दे दिए थे, जैसे तूने 1 करोड़ दे दिए थे, वो तेरे को रिफंड किए यस जाएंगे सर। 1 करोड़। ये जमीन वापस से किसके पास आएगी? कंपनी के पास आएगी। और फिर कंपनी इसको रियलाइज करा के एक्चुअल में अपने क्रेडिटर्स का पैसा क्या करवाएगी? वापस करवाएगी। इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग द पोजीशन। पोजीशन को पूरा रिस्टोर करवाया जाएगा, जैसा पहले था वही पोजीशन हो जाएगी। यस सर, लेकिन मतलब 6 महीना पहले तो ऐसा किसी को सर, जिसको मतलब जैसे नहीं, कोई वो अगले पर्सन को जिसको 6 बेचा महीने गया है उसको तो नहीं पता रहा होगा कि मतलब 6 वाइंड महीने अप होने वाला है। 6 महीने का कंसेप्ट ये है कि वाइंडिंग अप के 6 महीने पहले तक जैसे क्रेडिटर की पोजीशन थी, क्रेडिटर को उसी पोजीशन पे रिस्टोर कर दिया जाएगा। मतलब उसकी डेप्थ इंटैक्ट है और कंपनी को उन डेप्थ्स को पे करना है। बात समझ आई? धोखा तो देने सर के पहले उसकी जो जैसे पोजीशन थी, जैसे मान लो कि यस कुलजीत, पंकज और संदीप हमारी कंपनी के क्रेडिटर थे, जिनकी 1 करोड़ की लाइबिलिटी है। कितने की लाइबिलिटी है? 1 करोड़। एक। अब हमने फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस किया, प्रज्वल को बेच दी प्रॉपर्टी, तो इनका डैमेज हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। डैमेज हुआ। तो एनसीएलटी ये बोलता है कि इनकी पोजीशन रिस्टोर की जाए। मतलब डैमेज होने के पहले जो पोजीशन थी, मतलब इनको जो डेप्थ में क्लेम मिलना चाहिए था वो बराबर मिलेगा। बात समझ आई? इसको पोजीशन रिस्टोर करने यस का सर। मतलब ये होता है कि आपका नुकसान हो गया है फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस से, तो आपकी पोजीशन को रिस्टोर हम करेंगे। मतलब आपका जो बनता था हम आपको दे दवाएंगे। क्लियर है? यस सर। सर लेकिन अगर जैसे मतलब 1 करोड़ में कंपनी बेची थी मेरे को, लेकिन मतलब अगर 3-4 महीने 6 महीने बीत गए हैं और सर मतलब वैल्यू इंक्रीज हो गई है लैंड की, तो इंक्रीज वैल्यू तो भी सर पे करना मतलब पड़ेगा। इंक्रीज इंक्रीज वैल्यू, वैल्यू पेड ऑफ होगा सर? इंक्रीज वैल्यू भी पे करना पड़ेगा। 1 करोड़ प्लस यस इंक्रीज सर। वैल्यू। यस सर। यस सर। समझ गए? यस सर। ये फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस और ओवरराइडिंग प्रेफरेंस, प्रेफरेंशियल पेमेंट क्लियर है कि नहीं ये बताओ? हाँ या ना सभी लोग को? कुलजीत क्लियर है? यस सर। भाई ये Yes, दोनों sir. बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एकदम अच्छे से करना है, ठीक है? बिल्कुल इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आपसे। आगे सुनो, ये ऐसा काटा जाएगा, देख लो। मैं आपके लिए कट कर दे रहा हूँ और आपको भी यही करना है। ये केसेस पुराने कंपनी लॉ के हिसाब से, तो इस पे ज्यादा दिमाग अब आप नहीं लगाओगे, ठीक है? ऊपर पढ़े थे ना, वो भी ओल्ड कंपनी लॉ के थे, यहाँ भी वही है। अब कंपनीज एक्ट 2013 में ये प्रोविजन हटे हुए हैं, ठीक है? मेरी बात समझ आई? चलो, सेक्शन 342 पढ़ोगे, प्रोसिक्यूशन ऑफ डिलिंक्वेंट ऑफिसर। डिलिंक्वेंट का मतलब होता है लापरवाह। क्या? नेग्लिजेंट। ठीक। अगर वाइंडिंग अप के दौरान ट्रिब्यूनल को ये लगता है कंपनी का कोई ऑफिसर या मेंबर जो है वो बहुत ज्यादा लापरवाही किया है, जिससे कंपनी को भारी नुकसान हुआ है, क्या हुआ है? नुकसान।
फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर एनसीएलटी को ये समझ आता है वाइंडिंग अप के दौरान कि कोई पर्सन है जो कंपनी का ऑफिसर या मेंबर है, उसने कंपनी में भारी नेग्लिजेंस किया है जिसकी वजह से कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान सहना पड़ा है, तो ऐसे पर्सन के खिलाफ प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। प्रोसिक्यूशन मतलब होगा केस प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत? हाँ या ना? बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। Yes, आ sir. गई। और इन ऑफिसर्स की ड्यूटी होगी कि वो इस प्रोसीडिंग में पूरी तरह से असिस्ट करें, हेल्प करें। कहने का मतलब ये होता है कि अगर आपके खिलाफ प्रोसीडिंग चालू हो गई है तो आपको भागना नहीं है, प्रोसीडिंग को कंप्लीट करवाने में मदद करनी है। और यदि इसमें भी आप निग्लेक्ट करते हो और असिस्टेंस नहीं देते हो तो ये माना जाता है कि 25,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक का फाइन लग सकता है। पूरी बात रिपीट कर दे रहा हूँ, वाइंडिंग अप के दौरान अगर एनसीएलटी को ये लगे कि कोई ऑफिसर या मेंबर जो है वो नेग्लिजेंस से काम कर रहा है तो उसके खिलाफ केस या प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो सकता है। इस समय इन ऑफिसर की ड्यूटी होगी कि वो एनसीएलटी को पूरा असिस्ट करें, मतलब उनसे जो जवाब मांगा जाए वो दें, और यदि वो नहीं दे रहे तो 25,000 रुपए से लेकर 1,00,000 तक का जुर्माना लग सकता है। आप बताओ, कहीं कोई दिक्कत इसको लेकर कि समझ आ गया? यस सर, एक Yes, रीड कर लेते हैं। कर दो, रीड कर दो। कल की क्लास में सुबह इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कर देंगे, ठीक है? कल आईबीसी करेंगे हम लोग सुबह, बन जाएगा? yes, sir. और कल सुबह क्लास Yes, 8 से sir. रहेगी, 8 बजे से रहेगी, ठीक है? कल बस 8 बजे रहेगी, ठीक है? इंसॉल्वेंसी एंड sir. बैंक्रप्सी कोड पढ़ना है कल हम लोग। पढ़ दिए तो आगे बढ़ूं मैं? यस सर। सेक्शन 347 पे आओ। ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है तो इसको अच्छे से पढ़ना है, भूलना मत, ठीक? सेक्शन 347 ये बोलता है कि जब आपकी कंपनी का वाइंडिंग अप कंप्लीट हो जाता है, क्या कंप्लीट हो जाता है? क्या कंप्लीट हो जाता है? Binding. वाइंडिंग अप कंप्लीट हो जाता है तो आपके यहाँ के जितने बुक्स एंड पेपर्स होते हैं, मतलब जितने रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड है, उनको जो लिक्विडेटर वो डिस्पोज कर देता है। क्या कर देता है? Dispose. डिस्पोज मतलब नॉट यूजेबल, आगे उनका कोई काम नहीं रहेगा। तो कैसे डिस्पोज करेगा? तो ये एनसीएलटी डायरेक्शन देता है कि कैसे डिस्पोज किया जाए। और अगर कंपनी का वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो रहा है जिसके प्रोविजन अब तो आईबीसी में चले गए, तो कंपनी के मेंबर्स ये डिसाइड करते हैं कि इन बुक्स को कैसे डिस्पोज किया जाए। जब वाइंडिंग अप को 5 साल बीत जाते हैं तो उसके बाद कोई भी इन बुक्स पर क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि ये बुक्स डिस्पोज हो चुकी हैं। क्या हो चुकी हैं? डिस्पोज होने का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना, कुछ भी बोल सकते हो आप। पूरी बात रिपीट कर रहा हूँ, जब कंपनी का वाइंडिंग अप हो गया, कंपनी डिसॉल्व होने वाली है, तो जो उसके बुक्स एंड पेपर्स होते हैं उसको कंपनी का लिक्विडेटर जो है डिस्पोज कर देता है। और अगर कंपनी खत्म हो चुकी है तो अब बाद में 5 साल बीतने के बाद कोई भी पर्सन उन बुक्स और पेपर पे क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है? क्योंकि वो बुक्स पेपर रही नहीं गई, उनका रिकॉर्ड खत्म कर दिया गया है। आपको मेरी बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? यस सर। पढ़ लो। 5 साल पहले करेगा तो भी तो डिस्पोज कर ही दिए होंगे। डिस्पोज के लिए एक एडिक्वेट पीरियड रखा गया है कि भाई देखो इसका कोई खास एक्सप्लेनेशन है नहीं, डिस्पोज तो एनसीएलटी के डायरेक्शन के थ्रू होता है, ठीक है? हाउएवर 347 का सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि लायबिलिटी कब से इवॉल्व नहीं होती? डिसोल्यूशन के 5 साल बाद से। तो हमें इस प्रोविजन को ध्यान रखना है, दैट्स इट, ठीक है? अब उसके पहले तो Yes. आपको ये भी पता है कि कंपनी डिसॉल्व हो गई है तो एग्जिस्टेंस खत्म हो गया है, तो वैसे भी कंपनी के खिलाफ कोई क्लेम नहीं बनता। जो मर गया उसके नहीं। खिलाफ क्या क्लेम करोगे आप? समझ आ रही है मेरी बात? यस सर। Yes, sir. आप ये पढ़ लीजिए सेक्शन 347, और आपको बन रहा है कि नहीं बन रहा है बताइए।
आगे बढ़ूं आप अगर बोलोगे तो? सर कभी भी स्पेशल रिजोल्यूशन की बात होती है और क्लियर नहीं करता, जनरल मीटिंग ही मानेंगे ना। बेटा स्पेशल रिजोल्यूशन सिर्फ शेयर होल्डर्स ही पास कर सकते हैं, वो भी केवल यस जनरल सर। मीटिंग में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर केवल ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं। कैसा पास कर सकते हैं? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन हमेशा शेयर होल्डर ही पास करेगा। ध्यान रहेगी बात। ये पढ़ दिए क्या कंसेप्ट? यस सर। कंसेप्ट पढ़ दिए? Yes, sir. आगे बढ़ूं मैं फिर? अब तुम आओ लास्ट टॉपिक पे, ऑफिशियल लिक्विडेटर्स पे आ जाओ। किस पर आ जाओ? किस पर आ जाओ? Official भाई liquidation. कभी भी वाइंडिंग अप का जब एनसीएलटी ऑर्डर देता है तो ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट करता है कि नहीं करता है, ये बताओ, हाँ या ना? यस सर। तो सेक्शन 359 ये बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो ऑफिशियल लिक्विडेटर का डाटाबेस बना सकते हैं, जिसमें ऑफिशियल लिक्विडेटर, जॉइंट लिक्विडेटर, डिप्टी, असिस्टेंट, हर प्रकार के लिक्विडेटर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। पहले इस लाइन को पढ़ के दो, ये समझ आ रही है कि नहीं बताना? ये समझ आ रही है कि नहीं बताना? या सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, अपनी पावर डेलीगेट कर दी है किसको? एनसीएलटी को, ताकि ये बात पता रहे। पढ़ लिया क्या? Yes, sir. यस सर। पावर एंड फंक्शन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द पावर एंड फंक्शन ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर। ठीक है, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 पढ़ो, पढ़ के बताओ समझ आ रहा है कि नहीं। ये सारी इसकी पावर एंड ड्यूटी है। ऊपर भी एक बार पढ़ाया हूं मैं कल, पावर एंड ड्यूटी, आपको याद होगा, कल भी पढ़े थे हम लोग, हाँ या ना? यस। लो इसको पढ़ लो फटाफट, ये सारी पावर एंड ड्यूटी है। जो ना समझ आया मुझसे पूछना। सर थर्ड पॉइंट बताना तो एक बार। अगर कंपनी के खिलाफ केसेस पेंडिंग चल रहे हैं ना, और कंपनी में खुद का कोई लिक्विडेटर नहीं रखा है, तो जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है वही कंपनी लिक्विडेटर का काम करेगा, सारे केसेस को यस हैंडल सर। करेगा। आपको जब चैप्टर शुरू हुआ था तभी मैंने ये बता दिया था, कंपनी अपनी तरफ से भी लिक्विडेटर रख सकते हैं जिसे कंपनी लिक्विडेटर यस बोलते सर। हैं, या सरकार की तरफ से यस सर। ऑफिशियल लिक्विडेटर भेज दिया जाता है। सर उसी में एक डाउट था, मतलब अगर एनसीएलटी बोलता है कि ऑफिशियल लिक्विडेटर रखो करके किसी को रिकमेंड करता है, हाँ, तो सर कंपनी की चॉइस होती है कि वो कंपनी लिक्विडेटर खुद रख सकता है कि सर उसको रखना ही पड़ेगा ऑफिशियल मैं कोई लिक्विडेटर। ऐसा फोर्स नहीं है, हम अपना भी रख सकते हैं। हम अपना रिकमेंडेशन एनसीएलटी को भेज देंगे कि ये ज्यादा क्वालिफाइड पर्सन है, इसे हम कंपनी लिक्विडेटर बनाना चाहते हैं। ठीक है, यस सर। अब तो इसका कोर्स भी आ गया, तुम लोग भी सीएमए पास करके कोर्स कर सकते हो, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। आईबीसी का ना सर? हाँ, आईबीबीआई चलाता है इस कोर्स को, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का कोर्स है। ठीक है, 25,000 रुपये फीस होती है, यस। बहुत इजी कोर्स है। मैं कर रहा हूँ अभी उस कोर्स को, अभी मैं कर रहा हूँ, मेरा एग्जाम आने वाला है, तो उसमें वही है, यस। आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है बस। एमसीक्यू पैटर्न के क्वेश्चन से बहुत अच्छा है, ये पढ़ लो एक बार। कुलजीत कहाँ तक पढ़ ली बेटा? Sir, 6.5. पंकज, संदीप,
तो ये 6 वाला बता दीजिए थोड़ा सा। 6 वाला बता दूं? यस सर। समय समय पर ऑफिशियल लिक्विडेटर का काम होगा कि जो कंपनी में लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है या कोई प्रोविजनल लिक्विडेटर है जो एनसीएलटी की तरफ से भेजा गया है, उनको ये गाइड और एडवाइस करते हैं कि किस तरह से बेटर लिक्विडेशन किया जा सकता है। बात समझ आई? जैसे हमारी कंपनी में हमारे तरफ से अपॉइंटेड लिक्विडेटर है, तो जो सरकारी लिक्विडेटर है उनको एडवाइस कर सकता है और गाइड कर सकता है कि किस तरह से वाइंडिंग अप करा जाए। क्लियर है? बन जाएगा आपसे ये क्वेश्चन आया पावर ऑफ द लिक्विडेटर, तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? हाँ या ना ये बोलो। बन जाएगा। चलो अब तुम आ जाओ समरी प्रोसीजर पे। किस पर आ जाओ? समरी प्रोसीजर मतलब होता है शॉर्टकट प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप, जहाँ पे ज्यादा लंबा समय ना लगा के फटाफट वाइंडिंग अप आपका करा दिया जाता है। तो समरी प्रोसीजर उन पर अप्लाई होता है या उन कंपनियों पर अप्लाई होता है जिनकी एसेट 1 करोड़ से कम की होती है। कितने से कम की होती है? या फिर वो प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी है जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि ऐसी कंपनियों का वाइंडिंग पर अगर कराना हो तो समरी प्रोसीजर वे में कराओगे, मतलब फटाफट करवाओगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे स्मॉल कंपनीज। कैसी कंपनीज? क्योंकि इनके यहाँ ज्यादा काम नहीं होता है तो लिक्विडेटर की ज्यादा मेहनत नहीं होती है। ये फटाफट क्या करता है, आपकी कंपनी का लिक्विडेशन करवा देता है और इसे समरी प्रोसीजर कहते हैं। तो आपको दिमाग में ये बिठाना है कि समरी प्रोसीजर किन कंपनियों का हो सकता है। एक, जिनकी एसेट कितने से कम की है, 1 करोड़ से कम की है, या वो कंपनियां जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है। तो इसमें फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, जहां जहां सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है याद रखना उन्होंने अपनी पावर किसको दे दी है, यहाँ पे ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया जाता है। भाई तुम क्या करोगे, समरी प्रोसीजर करके दोगे। ये ऑफिशियल लिक्विडेटर कंपनी की सारी एसेट्स को अपनी कस्टडी में दे देगा और सारी लायबिलिटी पे करेगा। आप बताइए कहीं कोई दिक्कत? नहीं। अब ले लिया कस्टडी में तो 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट बनाएगा और अपनी रिपोर्ट बना के एनसीएलटी को सौंप देगा कि भाई मैंने जब यहाँ पे लिक्विडेशन का काम चालू किया तो मेरे को ये बातें पता लगी। चलो बताओ ये बात समझ आई कि नहीं? अच्छे से की दिक्कत है? अच्छे से क्लियर है कि दिक्कत है? भाई लिक्विडेटर को रखिए, लिक्विडेटर अपने अपॉइंटमेंट के 30 दिन के अंदर रिपोर्ट बना के दे देगा कि कंपनी में कोई गड़बड़ तो नहीं है। अगर एनसीएलटी इस बात से सेटिस्फाइड है कि कंपनी में गड़बड़ है तो कंपनी की इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है। क्या हो सकती है? ठीक है। जहां यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है आप यहाँ पे क्या लिखे आओगे, एनसीएलटी लिखोगे। क्या लिखोगे? एनसीएलटी। आपको ये बात ध्यान रहेगी कि भूल जाओगे? आपको ये बात ध्यान रहेगी कि भूल जाओगे? प्रोसीजर समझ आया कि नहीं, कंसेप्ट समझ आया कि नहीं, ये बताओ हाँ या ना? यस। नीचे प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी को डिफाइन भी किया और बेहतर तरीके से। ये है प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी जहां समरी प्रोसीजर हो सकता है। पढ़ डालो। समझ आ गया क्या कौन सी होती है प्रिस्क्राइब क्लास? इसमें कोई तकलीफ? इसमें कोई तकलीफ समझ आया कि नहीं है, हाँ ना ये बताओ? आ गया? भाई इतना ही समरी प्रोसीजर में पढ़ना होता है, बाकी कुछ नहीं करना है। ये चैप्टर यहाँ पे जाके क्या हो गया आपका, खत्म हो गया। ठीक है। आप क्या इसके क्वेश्चंस बना पाएंगे अब आराम से कि दिक्कत जाएगी? एक बार आप स्टडी कर दो इसको, इसका एक आध टेस्ट वेस्ट दे दो। ठीक है, कर दोगे? तो इस सैटरडे को दे देना यार वाइंडिंग अप का टेस्ट, है ना? कल सुबह 8 बजे क्लास कल 8 बजे क्लास रखूंगा। कल की क्लास में ही हम लोग आईबीसी खत्म करेंगे, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कल खत्म कर देंगे हम लोग। ठीक है, बन जाएगा?
इस सैटरडे संडे को हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देख लो, समझ लो। यहाँ पे फोल्डर दिख रहा है क्या, एक न्यू करके, ओ भाई एक मिनट रुकना बेटा, ये देख लो तुम लोग एक बार। 2 दिन की बात बोल रहा हूँ, सैटरडे संडे की ना, ध्यान से देख लेना जो मैं बोल रहा हूँ।